राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर। आज आप रेलवे के लिए स्पेशल साइंस क्लास को देख रहे हैं। इसमें अपना टॉपिक रहेगा आज फ्रैक्शन, घर्षण। घर्षण बहुत ही शानदार टॉपिक है। हम आपको बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कंसाइज मैटर में आपको पूरा पूरा घर्षण समझा देंगे। आपसे कभी भी घर्षण से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको हमारी क्लास को अंत तक देखना है, पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग के साथ। तो सबसे पहले बात आती घर्षण, फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये फ्रैक्शन है क्या? तो आओ समझे ये फ्रिक्शन क्या है। तो जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो या कोई बॉडी हो, पिंड हो, तो वह गति में होती है या फिर दूसरे शब्द में कह सको कि गति में लाने के प्रयास में होती है। या तो वो खुद गति में हो या उसको गति अवस्था में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा हो। उस दौरान उसकी गति का जो विरोध करता है या गति में लाने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास का जो विरोध करता है, उसको हम घर्षण कहते हैं। उस विरोधी बल को हम घर्षण कहते हैं। तो घर्षण समझ गए क्या है? घर्षण क्या है? जब किसी वस्तु को गति में लाने का प्रयास किया जाए या फिर वो गति में हो, उस दौरान जो विरोधी बल लगेगा उसको हम घर्षण बल कहेंगे। यहां हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि वस्तु स्थिर रखी है, ना गति में है, ना गति में लाने का कोई प्रयास किया जा रहा है, इस दौरान इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। क्योंकि घर्षण बल तभी काम करता है जब या तो वो गति में हो, चल रही हो, या गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो। कोई बल लगा के उसको गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो, उस दौरान जो उसमें गति के विरोध का करने वाला बल होता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। यहां पे हमने दो बातें कही, गति में हो, गति में या गति में लाने का प्रयास। इसको रेड से है तो दूसरा पेन बदलना है। वस्तु या पिंड गति में हो या गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो, इस दौरान गति के विरोध में कार्यरत बल को घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी? घर्षण बल, फ्रैक्शन की। अब इसी आधार पे दो तरह के होते हैं घर्षण बल। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जब गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो, जब गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो, इसे हम
स्थैतिज घर्षण कहते हैं। स्थैतिज घर्षण गति में नहीं है, लेकिन गति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान जो घर्षण बल लगेगा इसका नाम स्थैतिज घर्षण होगा। और जब गति में होती है, जब गति में होती है उस दौरान लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण क्या नाम देते हैं? गतिक घर्षण कहते हैं। सही है, आगे बात करते हैं। घर्षण बल क्या है? जब कोई वस्तु विराम में हो तो उस पर कोई घर्षण बल नहीं लगता, लेकिन जब वस्तु गति में हो या गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो उस दौरान उसकी गति के विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। जब गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो उस दौरान जो लगेगा उसको स्थैतिज घर्षण कहेंगे। जब गति में हो उस दौरान लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहेंगे। बात करते हैं आगे। स्थैतिज घर्षण की बात करें तो स्थैतिज घर्षण भी दो तरह के। स्थैतिज घर्षण भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो तब सॉरी एक तो तब कब स्थैतिज घर्षण एक तब की स्थिति में जब गति में लाने का प्रयास किया जा रहा, एक तो गति में लाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी वो गति में आने की स्थिति में नहीं है। गति में लाने का प्रयास किया जा रहा है, हो रहा है, प्रयास तो हो रहा है लेकिन अभी गति में आने वाली नहीं है। एक तब जब गति में लाने का प्रयास किया जा रहा हो, प्रयास किया जा रहा हो, किया जा रहा हो और वह गति में आने ही वाली हो, आने ही वाली हो। दो तरह का। इसका नाम होता है सीमांत घर्षण। जब आने ही वाली हो इसको कहते हैं, स्थैतिज घर्षण का ही भाग है, इसको सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। घर्षण बल के स्थैतिज घर्षण के वह अधिकतम मान, स्थैतिज घर्षण का वह अधिकतम मान जिसमें वस्तु क्या है, गति में ही आने वाली होती है, आने ही वाली होती है, अभी आई नहीं होती गति में लेकिन आने ही वाली होती है, उसको स्थैतिज घर्षण कहती है। इसमें क्या है कि अभी आने वाली ही नहीं होती है, अभी बहुत देरी है, अभी तो नहीं आ पाएगी। इसको और समझाएं अच्छे से कि जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है m द्रव्यमान का, इसको यदि इधर से धक्का दे दिया जाए, लेट कर लिया हमने, F बराबर 20 न्यूटन का धक्का दे दिया जाए तो ये गति में आ जाती है। हमने क्या मान लिया? माना
की 20 न्यूटन के बल से धक्का देने पर यह गति में आ जाती है। माना हमने कि 20 न्यूटन का धक्का दे दिया तो ये गति में आ जाती है। तो यदि तुम 2 का दे रहे हो, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, 15 का, ये सब तुम्हारे सीमांत घर्षण कहे जाएंगे। इस दौरान जो घर्षण बल लगेगा उसका नाम होगा स्थैतिज घर्षण। 18 का, 19 का स्थैतिज घर्षण। इतना न्यूटन का जब तक बल लगाओगे तब ये सब स्थैतिज घर्षण की स्थिति में होंगे। इतने न्यूटन के बल लगाओगे तो इन पे जो घर्षण बल लगेगा वो स्थैतिज घर्षण कहलाएगा। लेकिन जैसे ही लगभग 20 F बराबर लगभग 20 आया, उस दौरान ये गति करने ही वाली होती है। उस दौरान जो विरोधी बल लगेगा, जो घर्षण बल लगेगा, उस घर्षण बल, उस विरोधी बल को आप सीमांत घर्षण कहेंगे। उसको आप क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण कहेंगे। उस विरोधी बल को आप सीमांत घर्षण कहेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया सीमांत घर्षण क्या है। सीमांत घर्षण जिसमें कोई वस्तु, जब हम ऐसा प्रयास कर रहे होते कि लगभग में वो गति करने ही वाली है, बस अब चल ही देगी, उस समय जो घर्षण बल लग रहा होता है उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। और जब सिर्फ वस्तु पे अभी हम बल लगा रहे हैं, अभी कोई उम्मीद नहीं कि अभी हाल चल ही देगी ये, लेकिन हम थोड़ा बल लगाए हैं कि चलो चलो, इस दौरान ये पिंड जो घर्षण बल लगाता है, पिंड और वस्तु की जिस पे रखी है उस पे सतह जो घर्षण बल लगाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्थैतिज घर्षण कहते हैं। अब जब वो गति करने लगती है, मान लो हमने 20 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, यहाँ 25 न्यूटन लगा दिया और ये ब्लॉक चलने लगा, इस दौरान जो सरफेस रुकावट डालेगी, जो घर्षण बल लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तुम्हारा गतिक घर्षण। उसका नाम होता है गतिक घर्षण। अब डिटेल में समझो थोड़ा, अब बातों को थोड़ा डिटेल में समझो। ये हमने मेन बात बताई। अब आप यहां से आओ। घर्षण ऐसा बल है जो एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं की गति का विरोध करता है। जैसे ये एक सतह हो गई, इस पर कोई ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक, तो ये सतह संपर्क वाली है, ठीक है। तो एक दूसरे की ये संपर्क में है, तो संपर्क में जब गति होगी आपस में, इस सतह पे ये ब्लॉक जब चलेगा तो जो गति का विरोध करेगा उस बल को हम घर्षण बल कहेंगे। यह वस्तुओं की सतहों के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। एक सतह जब दूसरी वस्तु की सतह के बीच जब क्रिया होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है। ये गति को बाधित करता है या धीमा कर सकता है। देखो, ये देख रहे हो, ये मोबाइल है, ये डस्टर है, ये दोनों वस्तुओं की सतह संपर्क में है। अब ये ऐसे विराम में रखा हो तो कोई एड़क नहीं, कोई इस पे अभी घर्षण बल नहीं लग रहा है क्या? कोई घर्षण बल नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही हमने इसको प्रयास किया कि चले ये, अब हम प्रयास करने लगे तो अब इस पे घर्षण बल लगने लगा। अभी भले ही गति में नहीं है, लेकिन घर्षण बल काम करने लगा इस पे, क्योंकि हम प्रयास करने लगे कि गति करे। इस दौरान जो घर्षण बल लगेगा इसका नाम होगा स्थैतिज घर्षण। और अब ये गति करने लगा। अब जो घर्षण बल लग रहा दोनों सतहों के बीच, जो इस गति का विरोध कर रहा, उसका नाम होगा गतिक घर्षण। तो समझ में आया?
लाभदायक भी हो सकता है। ये घर्षण बल जो गति को धीमा करता है, ये लाभदायक भी हो सकता है, जैसे पकड़ और नियंत्रण प्रदान करने में। कब ये लाभदायक होता है? जैसे कोई चीज लुढ़क गई, तुम उसको पकड़ना चाहते, तो घर्षण बल का काम है उसको रोकना, और तुम भी रोकना चाहते, तो दोनों एक ही उद्देश्य में है, तो यहाँ वो लाभदायक साबित हो जाएगा घर्षण बल। हानिकारक कब हो जाता है? जैसे घिसाव या ऊष्मा उत्पन्न करना। जैसे कोई चीज जब चलती है, गति करती है, तो वो अपने आप घिसती है, तो उससे हमें हानि होती, तो वहां घर्षण बल हमारे लिए हानिकारक है। आगे ये तो बातें हम समझा ही चुके हैं, इसमें आओ। स्थैतिज घर्षण वह बल जो संपर्क सतह में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, जब कम से कम एक सतह विराम अवस्था में होती है, तब वो जो स्थैतिज बल लगता है वो स्थैतिज घर्षण बल लगता है। इसको Fs कहते हैं। Fs बराबर म्यू एस इंटू एन, जहां Fs स्थैतिज घर्षण है और म्यू एस तुम्हारा स्थैतिज घर्षण गुणांक। Fs स्थैतिज घर्षण और म्यू एस स्थैतिज घर्षण गुणांक है। अवलंब बल है, एन क्या है? अवलंब बल। उदाहरण के लिए समझो, किसी भारी बक्से को धकेलना। ये देखो बंदा भारी बक्से को धक्का लगा रहा है, लेकिन ये धकेला नहीं पा रहा है, धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इस दौरान इस पे जो बल लग रहा होगा, सतह जो इसकी गति का विरोध करने का प्रयास कर रही होंगी, क्या ये प्रयास गति में लाने का कर रहा? तो सतह दोनों क्या प्रयास कर रही होंगी कि गति में ना आए, तो उसके लिए जो सतह प्रयास कर रही है, वो सतह के द्वारा लगा बल कैसा कहेगा? स्थैतिज घर्षण कहलाएगा। ये देखो तौलिया है, इसमें हैंगर पे ऐसी टंगी, तुमने हाथ से ऐसे पकड़ी हुई है। अभी ये स्थैतिज घर्षण की स्थिति में, क्योंकि गति में नहीं है, सिर्फ तुम क्या कर रहे हो? पकड़े हुए हो। थोड़ा बल लगाए हो कि खींचना चाह रहे हो, लेकिन खींच नहीं रही, तो खींचना चाह रहे हो, प्रयास में हो, तो इस समय जो बल लगा ये स्थैतिज घर्षण बल है। ठीक है, इस समय तुम्हारे बल का जो विरोध करने वाला बल है, जो संपर्क सतहों द्वारा लग रहा है, वो स्थैतिज घर्षण बल है। सीमांत घर्षण क्या होता है? स्थैतिज घर्षण का वह अधिकतम मान, हम वैसे तो समझा चुके हैं, लेकिन अब पीडीएफ के हिसाब से तुम्हें समझा दें, जो कि आप पीडीएफ पढ़ते रहें तो आपको चीजें समझ में आए कि कहाँ क्या लिखा है। तो स्थैतिज घर्षण बल का वह अधिकतम मान जो एक पिंड को दूसरे पिंड की सतह पर फिसलने से ठीक पहले होता है, यानी कि जिसमें फिसलने ही वाली होती है, उस दौरान जो स्थैतिज घर्षण लगता है, उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं? Fl और बराबर म्यू एल इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो Fl बराबर एफ म्यू एल इंटू एन। एन क्या है? अवलंब प्रतिक्रिया बल है। ये क्या होता है? ये जैसे वस्तु रखी है, तो वस्तु का भार नीचे काम करता है mg, तो इसके विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, भार के अपोजिट सतह द्वारा जो बल लगाया जाएगा अपोजिट दिशा में, उसको एन कहेंगे, अवलंब प्रतिक्रिया बल। तो म्यू एस बराबर क्या होता था स्थैतिज घर्षण में? म्यू एस बराबर एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, और इसमें हो गया एफ एल बराबर म्यू एल इंटू एन। आगे बढ़ो, अब आ जाओ गतिक घर्षण। यह संपर्क में आने वाली दोनों सतहों के बीच गति का विरोध करता है। अब दो सतह हैं, संपर्क में है, लेकिन उनके बीच जो गति हो रही है, उस दौरान जो विरोध करेगा, उसको हम कहते हैं गतिक घर्षण। दोनों सतहों के बीच सापेक्ष गति या फिसलन जो होती है, उसको हम गतिक घर्षण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसमें स्थैतिज घर्षण में क्या था? एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, और सीमांत घर्षण में क्या था? एफ एल बराबर म्यू एल इंटू एन, और इसमें है एफ के बराबर म्यू के इंटू
एन, जहां एफ के गतिक घर्षण बल है और म्यू के गतिक घर्षण गुणांक कहलाएगा जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रहे कि स्थैतिज घर्षण बल का मान बड़ा होता है, गतिक घर्षण का मान कम होता है। जब वस्तु गति में आ जाती तो उसको विरोध करने वाला, गति का विरोध करने वाला बल कम होता है, लेकिन जब तक गति में आई नहीं होती है तब तक गति का विरोध करने वाला ज्यादा होता है। जैसे तुम समाज में हो, अभी तैयारी कर रहे हो, अभी तुमने कुछ करके नहीं दिखाया बहुत कुछ बड़ा, तो अभी तुम्हारे विरोधी लोग बहुत होंगे। वे कुछ नहीं कर पाएंगे यार, बेकार आदमी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं, तुम्हारा मजाक बनाने वाले, हंसी बनाने वाले लोग बहुत होंगे। अभी आप एक अच्छी पोस्ट पे तैनात हो जाएंगे, अभी आप मान लो स्टेशन मास्टर बन गए और आपने जॉब ले ली, ठीक है, अच्छी शानदार, और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, आपको लोग आपका विरोध करना कम कर देंगे। हालांकि जलने वाले लोग विरोध हमेशा करेंगे, आप चाहे कितनी ऊंचाई पे जाएं, विरोध तो उनका जारी रहेगा, लेकिन फिर विरोध, जब आप गति में आ जाएंगे तो विरोध की जो दर है वो कम हो जाएगी। लेकिन अभी विरोध, अभी तुमने कुछ नहीं किया, तुम गति में नहीं आए, तुमने कुछ किया नहीं है, मोशन नहीं पकड़े हो, अभी विरोध तुम्हारा ज्यादा होगा। वही बात है कि गतिक घर्षण गुणांक का मान कम हो जाता है, जबकि स्थैतिज घर्षण गुणांक का मान ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मेज पर किताब फिसलना, मेज पर किताब जब फिसलती है तो वो गतिक घर्षण का उदाहरण। पेन से लिखना, पेन से हम लिखते हैं तो हमारा पेन गति में होता है, उस दौरान जो रुकावट होती है उसको हम गतिक घर्षण कहते हैं। हाथ रगड़ना, ऐसे हाथ मलते हो यूं ऐसे, तो दोनों सतहों के बीच गति हो रही, इस दौरान भी तो रुकावट हो रही है, रुकावट हो रही, तो वो रुकावट जो है वो क्या है, गतिक घर्षण। स्त्री से प्रेस करना, कपड़े प्रेस करना, आपने प्रेस लिया और कपड़ों पे ऐसे चलाओगे, घिसोगे, तो उस दौरान जो गति होगी उसका विरोध, ये सब क्या है, ये तुम्हारे गतिक घर्षण के उदाहरण। चित्रों में विधिवत तुम देख सकते हो सभी उदाहरण को अच्छे से। अब गतिक घर्षण के प्रकार, स्थैतिक घर्षण में तो सीमांत घर्षण आता है, अब गतिक घर्षण में देखो तो गतिक घर्षण दो तरह का होता है। एक तो लोटनिक घर्षण, यह ऐसा घर्षण बल है जो तब लगता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, चलती नहीं है, लुढ़कती। जैसे ये हमारे हाथ की गद्दी है, इस पे ये पेन रख दिया जाए और ऐसे किया जाए तो ये लुढ़कना हो गया, ये तो ये लुढ़कती है, तो लुढ़कने के दौरान जो सतह एक दूसरे पे बल लगाती हैं उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। टूटती है तो जमीन पर कार के पहिए, अब जमीन पे कार के पहिए ये का चल फिसल रहे हैं, नहीं, ये लुढ़क रहे हैं, तो ये लुढ़कना भी किसका उदाहरण हो गया, लुढ़कना हो गया गतिक घर्षण का। कौन सी गतिक, लोटनी गति का हो गया, लोटनी गति का हो गया। यहाँ पे देखो वह घर्षण बल जो एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने पर सतहों के बीच सापेक्ष गति, अब यहाँ देखो ये फिसल रहे हैं, खींच रहा है ये, तो ये ब्लॉक फिसल रहा सतह पर, तो फिसलने पे जो गति होती है उसको हम सर्पी घर्षण कहते हैं, और लुढ़कने पे जो गति होती है उसको हम लोटनी घर्षण कहते हैं। तो गतिक घर्षण के ये दो उदाहरण हैं, एक सर्पी घर्षण और एक लोटनी घर्षण, दो प्रकार हो गए। देखो अब घर्षण को कम करने की विधियां, घर्षण बल कम कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि जहां जहां ये हानिकारक होता है घर्षण बल, वहां हमें कोशिश रहती है कि भाई घर्षण बल ये कम हो जाए। तो कम कैसे करते हैं, ऐसे पदार्थ जो विभिन्न वस्तुओं पर घर्षण या टूट फूट को कम करते हैं उन्हें हम स्नेहक पदार्थ कहते हैं। स्नेहक पदार्थ कौन है, जो ऐसे पदार्थ जो विभिन्न वस्तुओं पर घर्षण को या टूट फूट को कम कर सकते हैं उसे स्नेहक पदार्थ कहते हैं। कौन घर्षण को कम करता है, जैसे मोटर ऑयल है, मोटर ऑयल है, मोटर गाड़ियों में जो ऑयल पड़ता है, जेल है, सिलिकॉन है, तेल है, ग्रीस है, मोम है, ये चीजें क्या करती हैं, तुम चित्रों में देख सकते होगे। ये देखो इसमें ग्रीस भरी जा रही गिरारी में, इसमें ग्रीस भरी जाएगी
तो ये रगड़न को, घर्षण को कम करेगी, क्योंकि चिकना हो जाएगा तो ये एक सतह दूसरी सतह पर रुकावट कम डालेगी। ये देखो इसमें ग्रीस भरी जा रही है, ये देखो ये तुम्हारे घर्षण को कम करती है, चिकनाहट करती है। ये देखो ऑयल डाला जा रहा है, ये भी घर्षण को कम करता है। तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। ये टूट फूट से और घर्षण को कम करने में काम आते हैं। अब आता है पॉलिश करना। पॉलिश कर दी जाती सतह, किसी सतह को पॉलिश करने से खुरदुरी सतह चिकनी हो जाती है, और जब चिकनी हो जाएगी सतह, यदि खुरदुरी रहेंगी तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा, रुकावट ज्यादा होगी। चिकनी हो जाएंगी तो घर्षण बल कम हो जाता है। तेल का प्रयोग करना, एक तो पॉलिश करना, स्नेहक भरना, दूसरा तेल का प्रयोग करना। घर्षण को कम करने के लिए, दरवाजों की गति सुचार बनाने के लिए दरवाजों के कब्जों में तेल का प्रयोग करते हैं। ये देखो दरवाजे के कब्जे हैं, इस कब्जे में अभी ये घूम नहीं पा रहे थे सही, तो इनमें तेल ऐसे डाल दिया गया। तेल डाल दिया गया तो इनके बीच फ्रिक्शन बल कम हो गया, तो आसानी से थोड़े ही बल लगाने पे ये घूमने लगे। पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बोर्ड की सतह और स्ट्राइकर के बीच घर्षण को कम कर। ये कैरम बोर्ड खेला है, तो कैरम बोर्ड में ये देखो बोर्ड की सतह है, ये बोर्ड की सतह पे पाउडर डाल दिया, जिससे कि ये तुम्हारा जो स्ट्राइकर है, जो ऐसे मारते हो, ये तुम्हारा स्ट्राइकर का घर्षण और सतह के बीच और स्ट्राइकर के बीच घर्षण बल कम लगे। तो स्नेहक का प्रयोग करके, पॉलिश का प्रयोग करके, घर्षण को कम कर, तेल का प्रयोग करके, पाउडर का प्रयोग करके ऐसे घर्षण का कम कर देते हैं। अब ये दो चीजें हैं वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति में दो चीजें आप छोड़ गए थे, हैं? तो वो दो चीजें यहाँ बताई देते हैं। वृत्तीय गति में कौन सी दो चीजें छूट गई थी? एक तो अभिकेंद्र बल छूट गया था। अभिकेंद्र बल क्या होता है? असल में होता यह है कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। वृत्ताकार ये पथ है, इस पे जब गति करती है कोई वस्तु, तो इस पे एक बल कार्य करने लगता है। ये बल किधर की ओर काम करने लगता है? उस सदैव उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो असल में दो बल हैं यहाँ, एक अपकेंद्र है, एक अभिकेंद्र है। पहले हम दोनों आपको समझाते हैं अच्छे से। जैसे ये वृत्तीय पथ है, जैसे एक वृत्तीय पथ है, और ये वृत्तीय पथ है, तो इस पर कोई वस्तु जब घूम रही है, ये मान लो वृत्तीय पथ पर, तो जब इस पे ये घूमती है तो इसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। आप कहोगे वेग में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि अभी ये पिंड जब यहां आए तो इसके वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अंदर से इधर रहेगी, और फिर पिंड जब यहां आ जाएगा तो इसके वेग की दिशा इधर हो जाएगी। ये स्पर्श रेखा हो गई। अब पिंड जब यहां आ जाएगा, इसकी वेग की दिशा इधर हो जाएगी। पिंड यहां आ जाएगा, वेग की दिशा इधर। तो तुम देख रहे हो वेग की दिशा लगातार बदल रही है। आप बोलोगे हाँ सर बदल रही है, और वेग में दिशा बदलती है तो इसका मतलब पूरा वेग बदल रहा है, क्योंकि वेग जो है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि होती है उनमें क्या होता है? परिमाण होता है और उनमें दिशा होती है। तो आपकी जब दिशा बदल रही है, दिशा, तो इसका मतलब वेग बदल रहा है, सदिश राशि। और वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब वृत्तीय पथ में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें एक त्वरण होता है, और जहां त्वरण होगा और द्रव्यमान होगा वहां बल भी होगा, F बराबर ma। तो इस पे एक बल भी काम करने लगता है। वो बल क्या काम करने लगता है? वो बल ये काम करने लगता है, इस पे एक अपने आप एक बल का एहसास होने लगता है। वो बल ये कोशिश करता है कि पिंड ये बाहर की तरफ भागे, इधर की ओर वो बल महसूस होता है। किधर की ओर? बाहर की ओर। यहां होगा तो इधर, यहां होगा तो इधर, हमेशा बाहर की तरफ वो महसूस होता है बल। उस आभासी और महसूस होने वाले बल को
अपकेंद्र बल कहते हैं। कौन सा बल? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल। कौन सा बल? अपकेंद्र बल कहते हैं। इस अपकेंद्र, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वस्तुओं में बाहर की तरफ फेंकने का खतरा रहता, बाहर की तरफ जाने का खतरा रहता। उस खतरे को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें घूमना, हमें बाहर नहीं भागना, इस पिंड को बाहर नहीं जाने देना है। तो इधर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है, एक बल की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता वाले बल का नाम होता है अभिकेंद्र बल। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। बहुत लोग नहीं अंतर समझ पाते हैं कि अपकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है। असल में जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर बाहर की तरफ एक बल का एहसास होता है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ एक बल का अनुभव करता है, वो एहसास करता है, जिसका नाम होता है अपकेंद्र बल। उस बल को बैलेंस करने के लिए कि ये बाहर ना चला जाए, ना भाग जाए, उसके लिए अंदर की तरफ एक हमें बल चाहिए होता है, बराबर उतना ही जितना वो बाहर की तरफ फेंक रहा है उतना ही बल हमें अंदर की ओर लगाना पड़ेगा। यदि हम बाहर नहीं भागना चाहेंगे तो हमें उतना ही अंदर की ओर बल लगाना पड़ेगा। उस अंदर की ओर लगने वाले बल का नाम अभिकेंद्र बल है। आप ऐसे ध्यान रखें, वृत्तीय गति में जो बाहर की तरफ बल लगता है उसका नाम है अपकेंद्र बल, और अंदर की ओर जो बल हमें लगाना पड़ता है उसका नाम है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप समझिए, ये जो अभिकेंद्र बल होता है, जो अंदर की तरफ हमें लगाना होता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो द्रव्यमान और एक अभिकेंद्र त्वरण। हमने बताया था कि जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण भी उत्पन्न होगा, तो ये त्वरण पे डिपेंड करेगा और द्रव्यमान पे। तो ये बल Fc बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान तो m और त्वरण क्या होता है? त्वरण, जो वृत्तीय गति में त्वरण लगता है वो त्वरण होता है v²/r। इसका नाम अभिकेंद्र त्वरण होता है, AC बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये होता है v²/r। तो यहां पे रख दिया हमने, तो a v²/r। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या बन गया? ये बन गया Fc बराबर mv²/r। Fc बराबर mv²/r। इसके उदाहरण क्या है? रोलिंग कोस्टर का लूप, ग्रहों की परिक्रमा, रोलिंग कोस्टर का लूप, ग्रहों की परिक्रमा। ग्रह तुम्हारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये जैसे सूर्य है, सूर्य, ये सन है। अब इसके चारों ओर ग्रह तुम्हारे दीर्घ वृत्तीय और वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। तो इसके बीच जो बल चाहिए वो कौन सा है? अभिकेंद्र बल। तो वो अभिकेंद्र बल का इनके बीच भी जरूरत पड़ती है, ये भी उदाहरण है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वहां भी अभिकेंद्र बल चाहिए, उसकी पूर्ति वैद्युत स्थैतिज बल से हो जाती है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और इधर इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस के बीच कौन सा बल लगता है? वैद्युत स्थैतिज बल। वैद्युत स्थैतिज बल की अपकेंद्र बल की पूर्ति कर देता है। ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो ये उदाहरण किसके हैं? अभिकेंद्र बल के हैं। अब आ जाओ अपकेंद्र बल। हमने बताया अपकेंद्र बल एक समान वृत्तीय गति में एक छदम बल है, जो त्रिज्या के साथ साथ कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर बाहर की तरह काम करता है। ये कहां पे काम करता है? वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में जब तुम कपड़े डालते हो तो कपड़े ऐसे घूमते हैं वृत्तीय पथ पर, तो ये अंदर की तरफ नहीं रहते, ये अपकेंद्र बल के कारण बाहर फेंक दिए जाते। और जब बाहर की तरफ फेंकोगे तो दीवालों में वो बुरुश लगा होता है, तो बुरुश वो कपड़े में लगता रहता है और कपड़े की सफाई होती रहती है। यस, बाइक का घूमना किस पर आधारित है? अपकेंद्र बल पे। झूला, गोल झूला, ये देखो झूला देख पा रहे हो बच्चे, इसमें झूलते, इसमें देखा होगा बच्चे जब घूमते हैं झूला में, इस घोड़े पे बैठे तो घोड़ा ऐसे दूर जाता है, दूर ऐसे दूर जाता है, रस्सी में तनाव होता है लेकिन फिर ऐसे ही आ जाता है, बाहर की तरफ फेंकता रहता है। तो ये अपकेंद्र बल के उदाहरण। दोलन करती हुई फेयर राइड और क्रीम सेपरेटर,
तो जो क्रीम, दूध से क्रीम बनाई जाती, दूध से क्रीम निकाली जाती है, तो वो मशीन भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित है। बाइक का झूलना और ये मैरी गो राउंड झूला, ये सब अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्र बल। क्वेश्चन आ जाए मौत के कुएं में चलना, ये किस सिद्धांत पर, तो वो अभिकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित। और ये झूला ऐसे, ये अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित। क्लियर है? तो ये आपका घर्षण भी हो गया। इसमें वृत्तीय गति में दो चीजें रह गई थी, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल, तो उनसे संबंधित बातें भी आपकी हो गई हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज के टॉपिक में हम लोग इतनी चर्चा करेंगे। घर्षण बल इतना ही है आपका, तो इतनी चर्चा करेंगे। आगे जो चीजें होंगी इस चैप्टर की, वो कल की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपकी वृत्तीय गति भी शामिल होगी उसमें थोड़े क्वेश्चन, और न्यूटन के गति के नियम से भी संबंधित क्वेश्चन शामिल होंगे, तो उनको आप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, जय हिंद।